हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हम इकोनॉमी का जो है लेक्चर 11 करेंगे, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनवेरिएबली एक या दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकता है इससे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समटाइम्स इससे क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा आता है, कभी कभार एक आधे स्टेटमेंट में आ जाता है और कभी कभार एक क्वेश्चन पूरा का पूरा इससे आ जाता है आपका। ओके, बट डोंट अंडरस्टिमेट इट कि एक ही क्वेश्चन आएगा। सी, इन यूपीएससी प्रीलिम्स एवरी क्वेश्चन काउंट्स। ओके, तो अभी जो है इस लेक्चर 11 में हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे और 12 में हम जो है टैक्सेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सेशन इज ऑल्सो बेसिकली अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बट अगेन उसमें थोड़ा सा डीप जाना होता है, तो इसलिए टैक्सेशन हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू फिस्कल पॉलिसी, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स consider the following statements. Now, see, I would like you to pause and try to attempt these questions, और जो comments में है, जो भी आपका आंसर आता है, सी इसको लेके जो है, सी अगेन डोंट ट्राई टू गिव द आंसर लाइक ए बी सी डी। आप बताइए कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, so this is what I expect from you in the comments. Now if we do this, see, first of all, तो हमने, आई होप यू रिमेंबर, जब हमने बॉन्ड्स पढ़ा, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पढ़ा, तो बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग दैट्स एंड टू व्हाट, इक्विटी, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे वर नोन एज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, सी, रिटर्न्स आर प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क। तो यहाँ पे जब एक ऑप्शन मिलता है आपको, टू चेंज अ बॉन्ड फॉर इक्विटी, राइट? अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है टू चेंज अ बॉन्ड फॉर इक्विटी, देन दैट डेफिनेटली मीन्स कि आपका जो है रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यू हैव द ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई। तो दैट्स वाई जब रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं, सो दे पे इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Now, second statement is quite dicey. The option to convert to equity affords bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Now, वापस जाके हम इन्फ्लेशन वाले में सोचें, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन में हमने क्या बताया था कि क्रेडिटर पे जो है इन्फ्लेशन का क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, राइट? आई होप यू रिमेंबर। एंड अ बॉन्ड होल्डर क्या है जो बॉन्ड होल्ड करता है? बॉन्ड होल्डर इज नथिंग बट अ क्रेडिटर। ओके, नाउ अगर क्रेडिटर को ये ऑप्शन दे दे कि आप अपने बॉन्ड को जो है यू कैन चेंज टू इक्विटी, तो इक्विटी क्या हो गया? देर इज अ शेयर, राइट? यू आर टेकिंग अ शेयर इन कंपनी, एंड नॉर्मली अगर मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट दैट कंपनी, आई होप यू रिमेंबर कि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो कंपनी कैन मेक मोर प्रॉफिट्स। इफ इट स्टार्ट मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, इट्स इक्विटी जो है, उसके जो है शेयर्स के प्राइस भी वो बढ़ेंगे। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरी चीज, यू कैन ऑल्सो सी इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जो बेसिकली इन्फ्लेशन होने के साथ साथ उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट? तो जो इक्विटी होल्डर्स होता है उनको जो है बेनिफिट होता है। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम अवर अर्लियर डिस्कशन। तो आंसर हो जाता है सी। ओके, then next one is, with reference to Indian economy, consider the following statements. Quite straightforward, I don't think I need to answer it, right? I hope you understand these are simple and straightforward terms जो हमने डिस्कस की थी, right? So please do, I expect from you answer to this। ठीक है, तो answer it इन कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। एंड देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड हियर। नाउ कई बार हो सकता है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज एट मेनी टाइम्स सम ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर करंट अफेयर ओरिएंटेड, राइट? सो दैट मे नॉट मेक सेंस हियर। ओके, यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में नहीं, बट जो पार्ट स्टैटिक पोर्शन में मेक सेंस करता है वो ये चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस कि अभी इस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि इन जो है बेसिकली ये सारे क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? These are financial instruments or money market instruments। उस पे क्वेश्चन है। You may expect another question on capital market instruments or IPO, FPO, so on so forth। And see the difficulty of question। Difficulty of question is not so much, कि ऐसा नहीं कि इन इंस्ट्रूमेंट के डेप्थ में पूछा जा रहा है। सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस पूछे गए। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन दी कैपिटल मार्केट। ओके, next question। Now this again, let's see, it's regarding basically
समथिंग जो है हमें ये वाला पहला पॉइंट का आंसर मिलेगा इफ़ यू रिकॉल बैक। हमने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जब आरबीआई के बारे में, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ रहे थे, आई होप यू रिकॉल दैट कि आरबीआई के फंक्शंस में मैंने कहा था आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट, और वहाँ पे आई होप यू रिमेंबर इट इज़ बैंकर टू बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के का भी बैंकर है। एंड देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, आपके लॉन्ग टर्म जो है डेटेड सिक्योरिटीज इशू करती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी सिक्योरिटीज करती हैं, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ओके, टी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नो टी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स इशू करती हैं, दे डोंट इशू दी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ओके, and treasury bills offer at discount from par value. So we had also seen that T bills were what? They were zero coupon bonds. Okay, यानी इनको जो है basically they were traded at discount. ठीक है, so with this I hope it clears your answer. Okay, so now let's move on. Let's discuss our fiscal policy first. So before starting our discussion on fiscal policy, जनरली अगर एक लाइन में समझना हो फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो वी कुड से दैट फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। so it relates to governments, just a second, so fiscal policy relates to governments expenditure and basically income. Okay, income, this is what is fiscal policy, and how government manages it, and how by managing it government impacts economic growth and development. That is what we will see ahead. So now let's see some components or tools of fiscal policy, that what are the things that come in the fiscal policy that basically affect government's expenditure or government's income, or to be better revenue, right, or receipts you could say. ओके, ये क्लासिफिकेशन पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेनली पब्लिक स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो आपने ये देखा भी था एग्रीगेट डिमांड वाले फॉर्मूले में, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो एक तो यही एलिमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे पर्टिकुलरली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंडिंग करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था इट वाज ऑफ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, अराउंड 100 मोर देन 100 करोड़ स्पेंडिंग ऑन दी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज देयर। तो सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलरली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। देन टैक्सेशन, जो हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, थ्रू विच बेसिकली गवर्नमेंट गेट्स इट्स रिसोर्सेज। मेनली टैक्सेशन के थ्रू ही गवर्नमेंट को जो है ज़्यादातर पैसा मिलता है, जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट जो भी सारे अपने फंक्शंस कैरी आउट करती है, और जो भी डेवलपमेंटल भी फंक्शंस होते हैं, और जो इकोनॉमी में भी जो स्पेंडिंग करनी होती है वो करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट इट एट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, दैट इज देयर। और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उनको जो है गवर्नमेंट सेल करती है, राइट, टू गेट सम मनी और रिसोर्सेज। ओके, देन पब्लिक डेट इज अनदर एस्पेक्ट कि व्हाट इज द टोटल डेट, बेसिकली कितना गवर्नमेंट पे टोटल कर्ज है या उधार है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो सी देर इज एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड गवर्नमेंट इनकर्स फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको ना डेफिसिट एंड डेट, नाउ गो बैक एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। So deficit is flow, basically the amount of borrowing that government is doing every financial year. कितना borrowing government हर financial year में करती है, that is mostly called deficit. और वो borrowing accumulate होके वो up to a period of time, up till now, what is the total borrowing at a point of time? ये एक point of time पे क्या borrowing है, that is known as debt. Okay, so government debt and fiscal deficit जो है हम जो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड बजट इज बेसिकली विच इनकॉर्पोरेट्स ऑल दीज थिंग्स। बजट में ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो सिंस बजट में ये सब आ जाता है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग बजट, और उसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो व्हाट आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट? अगर बजट देखें तो उसके कुछ जो है मेजर फंक्शंस होते हैं। एक होता है अलोकेशन फंक्शन।
तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती है, गवर्नमेंट अलोकेट्स दोज रिसोर्सेज एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द इकोनॉमी, ओके। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलोकेशन होता है, का पर्पस होता है, वो होता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। और इसको यहाँ पे ध्यान में रखना। तो फर्स्ट थिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहली चीज, कि पब्लिक गुड्स होते क्या है, व्हाट आर पब्लिक गुड्स and how basically they are different from private goods. So public goods in general are such goods which are basically used by the general public, ठीक है। so इसको आप जनरल पब्लिक एट लार्ज, मतलब एज अ होल, जैसे आप क्लीन एयर बोल सकते हो, राइट, या पब्लिक पार्क्स बोल सकते हो, या कोई पब्लिक बिल्डिंग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, वो जो है पब्लिक के थ्रू जो यूज़ किया जाता है, पब्लिक एट लार्ज, दैट इज नोन एज पब्लिक गुड्स ना। इसके दो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको प्राइवेट गुड्स से अलग करता है, और जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर या मार्केट मैकेनिज्म जो है इन गुड्स का प्रोविजन नहीं कर पाता, राइट। मार्केट मैकेनिज्म्स फेल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, दैट्स वाई गवर्नमेंट को अपने अलोकेशन फंक्शन के अंडर हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। प्रोविजन मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो है बजट में से पैसा लगाता है, राइट, टू प्रोवाइड दीज गुड्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता टू द पीपल फॉर यूजिंग दीज गुड्स। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण पब्लिक गुड आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड, और जिसके कारण जो है बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म्स फेल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है नॉन राइवल कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ अ पर्सन ए कंज्यूम्स दिस गुड, इट डज नॉट मीन इट विल गेट रिड्यूस्ड फॉर पर्सन बी, राइट। सो अगर कोई एक बंदा कंज्यूम करता है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे के लिए वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो बट ये जो है प्राइवेट गुड्स, जैसे आप मान लो यू कुड टेक एनी गुड लाइक फ्यूल ले लो आप, ऑयल पेट्रोल ले लो। सो पेट्रोल का एक लिमिटेड स्टॉक है, अगर कुछ लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, और जब कम होगा तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड याद करो, कम क्वांटिटी हायर प्राइस, ठीक है। सो बट पब्लिक गुड्स के केस में वो नहीं चलता, ठीक है, इसलिए मार्केट मैकेनिज्म वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। नॉन ड्राइवर हैं कंजम्पशन में, इसलिए इट डज नॉट मीन दैट कि वन पर्सन कंज्यूम्स इट देन इट वुड गेट रिड्यूस्ड फॉर अदर पर्सन, पहली चीज। दूसरी चीज, दैट देयर इज नो नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जैसे प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती हैं, उसमें बेसिकली जो लोग पे कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, और जो लोग नहीं पे करते उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। बट इनके कंजम्पशन में, पब्लिक गुड्स के कंजम्पशन में ऐसा कोई एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। जो पे कर रहे हैं वो भी इसको इसके लिए जो है कंज्यूम करेंगे, और जो नहीं पे कर रहे वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के कारण जो होती है प्रॉब्लम आती है फ्री राइडर्स की। फ्री राइडर्स मतलब जो लोग जो है पब्लिक गुड्स कंज्यूम करते हैं बट उसके लिए पे नहीं करते, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स, मार्केट देखता है कि इस टाइप की गुड्स प्रोवाइड करने में उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड करते हैं भी हैं तो इसमें ऐसा तो लॉ ऑफ डिमांड तो चलता नहीं है, तो ज़्यादा कम ज़्यादा उसकी सप्लाई होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्लस वो लोगों ने अगर जनरली किसी एक को भी प्रोवाइड किया, एवरीबडी एल्स कैन यूज़ इट विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें कोई जो है मार्केट से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कोई बेनिफिट नहीं दिखता, प्रॉफिट नहीं दिखता, इसलिए मार्केट मैकेनिज्म्स जो हैं यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म्स हों या आपका जो है मार्केट हो, जो कंपटीशन वगैरह की बात है, वो यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। और इसलिए वो फेल होता है, तो इसलिए क्या बचा, गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गुड्स ऐसे नहीं कि इसके बिना काम चल सकता है, दे आर वेरी मच एसेंशियल, जैसे क्लीन एयर हो गया, ठीक है, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल, राइट। तो ऐसे गुड्स का प्रोविजन करना जो है गवर्नमेंट का काम होता है, और इसीलिए उसके लिए गवर्नमेंट जो है बजट में से पैसा डालती है, एंड दैट इज नोन एज द अलोकेशन फंक्शन। तो ऐसे गुड्स जो बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड विच आर पब्लिक गुड्स, और ऐसे गुड्स का प्रोविजन करती है गवर्नमेंट, अपने बजट से पैसा डालती है, और जिसमें ये गुड फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जनरल पब्लिक को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, देर आर सम पीपल जो बहुत ज़्यादा इनकम होती है उनकी, राइट, सम पीपल विथ इनकम इज़ वेरी हाई, एंड देर आर सम पीपल जिनकी इनकम काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाई इनकम वालों पे हाई टैक्स, राइट, और यही टैक्स के थ्रू जो लो इनकम पुअर पीपल है उनको जो है वेलफेयर ट्रांसफर्स, बेनिफिट्स या सब्सिडीज देके उनकी इनकम जो है ऑग्यूमेंट करती है, ठीक है। सो व्हाट गवर्नमेंट बेसिकली डूइंग इज
रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर रही है, और उस ये कैसे करती है? थ्रू इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें मेनली बजट में टैक्सेशन का रोल है। एक तरफ जो हाई इनकम पे ज़्यादा टैक्स पड़ता है तो टैक्सेशन एक तरफ जो है रिसोर्सेस लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, सब्सिडीज़ होती है, उसके थ्रू जो है पुअर पीपल को जो है सपोर्ट करते हैं और उनकी इनकम बढ़ाते हैं। तो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देन इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन मतलब, तो बेसिकली अगर आप इकोनॉमी को देखोगे तो जो इकोनॉमी है इट गोज थ्रू हाइज एंड लोज। बेसिकली कभी इकोनॉमी बूम फेज में है, मतलब बढ़िया सी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो कभी इकोनॉमी बस्ट फेज में होती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट का काम क्या होता है? ये जो आपका बूम फेज है इसमें गवर्नमेंट ट्राइज टू इंश्योर कि इकोनॉमी ज़्यादा ज़्यादा ओवरहीट ना हो, या ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग, या फिर ज़्यादा बूम मतलब भी वो भी अच्छा नहीं है। और जब इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है तो भी गवर्नमेंट बजट का फंक्शन क्या रहता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह करके इंश्योर करे कि बहुत ज़्यादा नीचे जाए जो है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है कि स्टेबल रहे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी देयर एंड इट शुड बी स्टेबल। ठीक है, ना ही एकदम एक्सेस ओवरहीट हो जाए। बहुत ज़्यादा बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो भी क्या होगा? इन्फ्लेशन, राइट। और बहुत एकदम नीचे जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ तो भी क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। सो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने से भी हाई, एकदम बहुत एक्सट्रीमली हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट मैचिंग जो चीज़ें हैं उसकी कितनी कैपेसिटी अगर इकोनॉमी की नहीं है, राइट। सो इन दैट केस इट वुड बी लीडिंग टू इन्फ्लेशन। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है तो फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी को स्टेबल रखना। ठीक है, जो हम बात भी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और स्टेबिलिटी की, तो इसमें वन ऑफ द की वेरिएबल्स है होता है इन्फ्लेशन की, और एक की वेरिएबल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं तो उसको कांस्टेंट जो है एक जो है मतलब फिक्स रेट पे मेंटेन करना होता है, साथ में इन्फ्लेशन को भी कम करे रखना होता है। ठीक है, और एक इसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे वो होगा फिस्कल डेफिसिट, जो अभी आगे पढ़ेंगे। दीज आर सम ऑफ द की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नाउ बजट का तो हमने पढ़ लिया, बट ओवरऑल बजट को हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वी कैन से ओवरऑल बजट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सो बजट क्या हो गया? बजट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल दी थिंग्स दैट गवर्नमेंट रिसीव्स एंड ऑल दी थिंग्स दैट गवर्नमेंट स्पेंड। सो जो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आया और कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, दिस इज व्हाट बजट रिप्रेजेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आया गया ये जो है इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और जैसे आप देख सकते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू बजट का कोई भी इम्पैक्ट जनरली नहीं होता ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये याद रखना। बट यस, एक पोर्शन होता है इसमें जिसका जो है बेसिकली एसेट्स लायबिलिटीज में यूज होता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, दिस एंड इट रिलेट्स मेनली टू करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये मेनली रिलेट करता है करंट अभी के फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, जो चल रहा है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर उसी से रिलेट करता है। एंड इसमें जो रेवेन्यू बजट में जो एक्सपेंडिचर्स हों या रिसीट्स हों, दे आर रिकरिंग नेचर, यानी हर साल जो है वो रिपीट होती है। रिकरिंग मीन्स दे बेसिकली रिपीट एवरी ईयर, हर साल जो है रिपीट होती है सेम टाइप की चीज। ठीक है, जैसे सैलरीज या पेंशन, गवर्नमेंट सैलरीज देती है जो भी एम्प्लॉयज उसके वर्क करते हैं, तो सैलरी तो हर साल ही देती है। ठीक है, पेंशन देती है हर साल देती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है हर साल होता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिकरिंग। ओके, देन कैपिटल बजट में आपका जाता है दैट इसका इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज पे होता है। और किस टाइप से होगा? या तो एसेट्स बढ़ाएगा या एसेट्स कम करेगा, या लायबिलिटीज बढ़ाएगा या लायबिलिटीज कम करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वुड इम्पैक्ट। ओके, एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है जनरली। ओके, एंड ऑब्वियसली दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जैसे अभी एयर इंडिया को अगर बेच दिया टाटास को, तो उसके बदले कुछ पैसा मिला,
तो अब ये तो नॉन रिकरिंग है ना, दिस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट और आउटराइट सेल, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा बेच दिया। तो ये जो है एक ही बार अब बेच सकती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली एयर इंडिया क्या थी, कंपनी थी जो एक एसेट थी, राइट, उसको बेचा, ओके, तो बेचा तो कुछ मनी मिला, गवर्नमेंट को फंड्स मिले, राइट, बट बार बार नहीं बेच सकते। सो मोस्टली कैपिटल बजट में ऐसी चीजें आती हैं जो वन ऑफ या वन टाइम होती है और जिनके अगेंस्ट एक लमसम अमाउंट मिलता है, दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फर्दर इसको देखो, सब डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू बजट को रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रिसीट्स मतलब एवरी जो भी पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आ रहा है, राइट। सी रिसीट्स और इनकम में एक अंतर है, ठीक है, दे आर बोथ डिफरेंट, ओके। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है। और फिर आता है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिसीट्स में भी जो है रेवेन्यू रिसीट्स अगर बात करें हम, तो टैक्स रिसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, ठीक है। जबकि एक्सपेंडिचर की बात करें तो मोस्टली सी पहले एक प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, बट अब ये डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। सो इट्स ऑल दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट यस, इसमें एक कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पे जस्ट कीप दिस इन माइंड, बेसिकली ग्रांट्स देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, और इसमें से कुछ ग्रांट्स ऐसी देती है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स यूज करती है कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये याद रखना, ओके। एंड कैपिटल रिसिट्स जो है आपकी डेट क्रिएटिंग हो सकती है, यानी जो गवर्नमेंट पे उधार क्रिएट करती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट के लिए, जिसको गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है, रिसिट मतलब पैसा मिला है, बट मिला है अभी, तो बाद में ऐसा नहीं कि अब गवर्नमेंट को दोबारा रिपे नहीं करना पड़ेगा। डेट क्रिएटिंग मतलब बाद में उसको रिपे करना पड़ेगा। नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब पैसा मिल गया बट गवर्नमेंट को रिपे नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में मोस्टली क्या होता है, आप देखोगे कि एसेट का रिडक्शन होता है, ठीक है। एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आइदर इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। नाउ देखो, ये तो एक तरीका हो गया कि रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। एक तरीका बेसिकली हम रिसीट्स भी देख सकते हैं एंड एक्सपेंडिचर। इसमें भी हम जो है रिसीट्स वर्सेस एक्सपेंडिचर ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं उसको कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई। तो अगर रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट की रिसीट्स की बात करें तो देर आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट विद इन रेवेन्यू रिसीट्स, वी दे आर, अगर इनका नेचर जानने की कोशिश करें, और सी मैं सीधा देखो आपको एग्जांपल्स पढ़ा के मैं खत्म कर सकता था, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, ताकि कल को आपको कुछ भी चीज आ जाए आप वहां पे क्वेश्चन कर पाओ। So revenue receipts are non-redeemable, यानी they do not lead to a claim on the government, ठीक है। It does not lead to a claim on the government, यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि जो पैसा रेवेन्यू की रिसीट्स के थ्रू आया है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू पे इट बैक इन फ्यूचर, याद रखना। सो इट्स अ नॉन रिडीमेबल एंड ऑल्सो इट मेनली एक्रूज टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स करंट एक्टिविटीज। जैसे गवर्नमेंट जो है हर साल टैक्स, इनकम टैक्स लेता है, हर साल लेता है इनकम टैक्स, हर साल जो है कॉरपोरेशन टैक्स लेता है, हर साल जो है जीएसटी मिलता है। तो दीज आर रिकरिंग, ओके। सो करंट एक्टिविटीज होती हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर में होती हैं, मेनली उन्हीं एक्टिविटीज के लिए, एंड जनरली रिकरेंट इन नेचर। सो करंट एक्टिविटीज मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लेती है, ठीक है। एंड रिकरेंट मतलब हर साल सेम टैक्स हर साल होता है, ठीक है। एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एग्जांपल्स में जैसे टैक्स में आपके डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका मेनली जीएसटी है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, तो जिसने लोन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट देती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट किस में है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट, ये गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट ने इनमें पैसा लगा रखा है, इनके शेयर्स हैं, तो इनके शेयर्स पे गवर्नमेंट को जो है डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स मिलते हैं। अगर पूरा ओन करती है तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पूरा ओन करती है उसके पूरे प्रॉफिट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, राइट। कुछ जगह जो है एक पोर्शन ऑफ शेयर्स है तो उनके डिविडेंड्स देते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा फीस, फाइन्स एंड अदर काइंड ऑफ रिसीट्स जो गवर्नमेंट को मिलती है, तो ऑल दिस कम्स इन रेवेन्यू रिसीट्स।
एंड देन कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। तो देखो कैश ग्रांट क्यों, व्हाई इज अ ग्रांट, ग्रांट तो रिकरिंग इन नेचर नहीं है, राइट? गवर्नमेंट को बाहर से ग्रांट मिल रहा है, इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, तो क्यों रेवेन्यू? सी इट इज बिकॉज इट इज नॉन रिडीमेबल, यानी ग्रांट दिया है अगर गवर्नमेंट को तो इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, गवर्नमेंट को सी लायबिलिटी एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और ना गवर्नमेंट को इसको रिपे करने की जो है जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूर कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। तो अगला हमारा है कैपिटल रिसिट्स। नाउ these kinds of, see, it means money is coming to government, but money is coming, but it may create a liability, and these are known as debt creating capital receipts. That means one way is that government takes some loans or government does some borrowing, and mainly how does government does it? By issuing, I hope you remember कि government कैसे borrow करता है, by issuing government securities, which is nothing but mainly bonds, and in bonds we have T-bills and dated securities mainly, right? So this is how basically, this is what comprises of capital receipts. So अगर आपको कल को जो है if they give a statement to you in exam that the money received for the money received by issuing T-bills or dated securities by government is a part of revenue receipt, then that is a incorrect statement, ठीक है, याद रखना, that is a incorrect statement. Then another one could be reduced assets, right? So this is non-debt creating, that means this does not create any liability, any obligation to repay the money received, ठीक है, यहाँ पे कोई भी obligation नहीं होती to repay the money received. So capital receipts में there are mainly two kinds of capital receipts. One which could create a debt creating capital receipts. This is mainly the borrowing part, the loans that government gets, or the borrowing that government does by issuing government securities, right? And it creates debt, matlab it creates a liability. It creates a liability means that the money that government receives, it has to repay. Okay, उसको जो money government को मिला है through borrowing by securities or by loans, it has to repay first. Second one is it reduces assets. Mostly this is by disinvestment or even recovery of loans. See, loan is an asset. रिमेंबर, बैंक के लिए लोन एसेट है, सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी अगर किसी को लोन दिया है देन इट इज एसेट बिकॉज लोन पे इनकम मिलती है गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. So if government recovers a loan fully, then that is also a reduces an asset, ठीक है. So that is there, and but mainly this comes here in disinvestment or privatization, where government is selling PSUs or maybe government land or anything, any assets that government has, if government is selling it off, so government receives money. Government अगर अपने कोई भी assets बेचती है तो government को उसके लिए पैसा मिलता है, और वो पैसा जो है ऐसा नहीं होता जो कोई debt obligation create करता है, वो government का ही पैसा है, ठीक है. So this is the two types of capital assets, and as you can see they are non-recurring, ठीक है. ऐसा नहीं कि हर साल गवर्नमेंट जो है एक ही चीज को बार बार बेच सकती है. तो दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. तो दिस इज अबाउट ऑल द रिसिट्स दैट गवर्नमेंट गेट, दैट की क्या क्या अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, मनी कम्स टू द गवर्नमेंट. देन देर इज एक्सपेंडिचर, दैट की जो पैसा आ गया उसको गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करता है. तो फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज अगेन रिकरेंट इन नेचर, दैट मीन्स मेनली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है जो गवर्नमेंट की, उसमें जैसे सैलरीज देना, पेंशन देना, राइट, डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करना, ओके, और स्टेशनरी के पैसे देना. सो ऑल दीज थिंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ फॉर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो एनीथिंग जो गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शन से रिलेट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड नेक्स्ट, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी. बट यहाँ पे याद रखना, there is one portion. See, central government gives grants in aid to states. Now, out of these grants in aid to states, states use for a portion is states use for, a portion states use for revenue needs, revenue expenditure. तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसका एक पोर्शन अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए यूज करती है. बट एक बचा हुआ पोर्शन
रिमेनिंग जो है पोर्शन या फिर अनदर पोर्शन जो है वो किसके लिए यूज करती है? वो फॉर कैपिटल एसेट्स, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट मिला है, राइट? सो स्टेट, सी अगेन हियर ग्रांट इज व्हाट, इट डज नॉट इम्पैक्ट एनी एसेट, सो इट्स नॉट अ लोन। लोन होता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता क्योंकि एक एसेट क्रिएट कर रहा है, बट इट्स अ ग्रांट, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। ओके, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीज याद रखना, अगर लोन होता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, ठीक है? तो इट इज क्रिएटिंग बेसिकली एन एसेट, बट अगर ग्रांट है तो ग्रांट्स आर बेसिकली नॉट एन एसेट, कोई एसेट नहीं बनता इसमें, इसीलिए ये जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बट इसमें जो ग्रांट दिया है स्टेट्स को, उसमें से एक पार्ट जो है स्टेट्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं, तो उसको अगर हम हटा दें, देन वी गेट ए इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इस पोर्शन को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हटा दें तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है। और याद रखना इस पोर्शन को, इसको आप एक्स बोल दो या फिर जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है? तो इट नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। तो याद रखना, कल को आपको कुछ सेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स अगर यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट में दे दी और पूछ लिया इनमें से कौन सा रेवेन्यू बजट का पार्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो याद रखना ऐसी चीज जो अगर किसी भी तरीके से एसेट, गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगी, ठीक है? और जो चीज कुछ कोई रिकरेंट इन नेचर है, डे टू डे एक्टिविटीज गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी, ओके? एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ब्रॉडली दैट यू दिस इज व्हाट हाउ यू कैन लुक एट इट अप, ठीक है? तो इसमें आता है इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट का जो टोटल डेट है, उस पर गवर्नमेंट ने भी जो लोन लिया है, टोटल उधारी है गवर्नमेंट की, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट जो है इसका पार्ट है। इनफैक्ट this is the largest, one of the largest components, one of the largest components, ये जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा डिफेंस पेमेंट्स, सब्सिडीज, पेंशन एंड सैलरीज, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस चार्जेस और ग्रांट्स टू स्टेट, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है, ये याद रखना। ग्रांट्स टू स्टेट, नॉर्मली लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको सोचते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बट नहीं, ग्रांट्स टू स्टेट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इसमें जो एक पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर जो अगर स्टेट्स जो है हमारे जो यूज करते हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इसको इस जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक आप समझ ही गए होंगे, क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन, तो इट रिड्यूसेस लायबिलिटी, ठीक है? एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आपका एसेट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स होल्ड करना भी कोई एक एसेट हो गया, स्टॉक्स एसेट होते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट्स, अगेन किसी को लोन देना इज एन एसेट, क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट इनकम मिलती है, ठीक है? Now let's see an PYQ on this. तो देखो which of the following is are included in capital budget। तो याद रखो यूपीएससी इसको ट्वीक करके आपसे पूछ सकता है which of the following is included in revenue budget, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी, याद रखना, ठीक है? तो दैट्स व्हाई सी दिस इज हाउ वी, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन मत लो बट ये पॉइंट्स भी सीखो कि किस तरीके से हम पीवाईक्यू से लर्न कर सकते हैं, ओके? सी यहाँ पे अभी भी अगर कुछ लोगों को ये हो रहा होगा कि सारे पीवाईक्यूज नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी, हम लोग जो है ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीवाईक्यूज जो है 80 to 90% कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। बचे हुए कैसे करेंगे? बचे हुए लेस रेलिवेंट है, प्लस बचे हुए हम जब डेडिकेटेड आपका पीवाईक्यू वीडियो आएगा, व्हेन यू गेट डेडिकेटेड पीवाईक्यू वीडियो, एक डेडिकेटेड पीवाईक्यू वीडियो होगा आपका जिसमें सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, तो उस वीडियो में जो है आपका वो बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट? तो कैपिटल बजट में वो चीज़ है जिनका बेसिकली इम्पैक्ट, और ये तो काफ़ी ईजी है, कैपिटल बजट बोला है, इसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए इसको कैपिटल रिसिट्स बोल सकते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। तो इट्स इम्पैक्ट शुड बी ऑन एसेट्स और लायबिलिटी, या तो एसेट्स बढ़ाए या कम करे या लायबिलिटी बढ़ाए या कम करे। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी,
तो ये बेसिकली आपका बोल ही दिया एसेट्स, तो ये तो है, ठीक है, इट इज इंक्लूडेड। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन मिला है, लायबिलिटी, ठीक है, लोन मिला है, लायबिलिटी है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो लोन्स देना और वो देना, इट क्रिएट्स व्हाट, इट क्रिएट्स एन एसेट, ये आपका एक एसेट हो जाता है। याद रखिए, लोन देना किसी को एक एसेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो देयर। सो आंसर हो जाता है D1 to 3, ठीक है। याद रखो, इसी तरीके से इन चारों में से किसी को पूछ सकते हैं, तो प्लीज इन चारों को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नाउ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सो अब देखो, हमने ये देख लिया कि पैसा कैसे आता है, कैसे अलग अलग नेचर का पैसा होता है जो आता है। कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है। पैसा कैसे जाता है, यानी कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो नाउ अब इनमें ऐसा हो सकता है कि पैसा कम आया, जो है मतलब जितना आया उससे ज़्यादा शायद से पैसा खर्च हो गया। इनफैक्ट जनरली गवर्नमेंट्स के केस में अराउंड द वर्ल्ड आप देखोगे यही होता है, कम पैसा आता है और ज़्यादा खर्चा होता है, और कुछ ना कुछ डेफिसिट होता है। बेसिकली डेफिसिट मतलब देयर इज अ गैप इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। नाउ इस डेफिसिट को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है रेवेन्यू डेफिसिट, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, इज स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट कलेक्ट्स बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, बाय द वे ऑफ, टू कंप्लीट इट, रेवेन्यू receipts, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन दैट, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट यूर रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखना, रेवेन्यू अकाउंट पे, रेवेन्यू बजट के केस में बात कर रहे हैं, राइट। एंड इट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शन्स विच अफेक्ट करंट इनकम, यानी इसका जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू डेफिसिट में जो चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसा है आपको कोई एलिमेंट डाल के बोल दे कि इससे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा या घटेगा, बट आप देखते हो कि उस एलिमेंट से एसेट या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। सो इट ओनली अफेक्ट्स करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट इनकर कर रही है, इफ गवर्नमेंट इज इनकरिंग रेवेन्यू डेफिसिट, इट मीन्स गवर्नमेंट इज डिसेविंग, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है अपने, इवन फॉर इट्स कंजम्पशन नीड फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, इट इज borrowing, so that is not a good thing, and it could lead to build up of stock of debt and interest liabilities. It may, sorry to be precise, it may lead to, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट का पास रेवेन्यू डेफिसिट है बट कैपिटल जो है सरप्लस रहे। हो सकता है गवर्नमेंट में हैव इन सम फाइनेंशियल ईयर सोल्ड लॉट ऑफ इट्स एसेट्स, तो उससे कैपिटल सरप्लस आ गया जो रेवेन्यू डेफिसिट को कंपनसेट कर दे, ठीक है। सो इट मे लीड टू, याद रखना, it may lead to build up of a stock of debt and interest liabilities, and it may lead to cut in capital और welfare expenditure। क्यों, क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट को कम करना होगा, एंड इट इज नॉट, सी रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट अ डिजायरेबल थिंग। अगर गवर्नमेंट को कम करना होगा तो मतलब गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इनकम बढ़ाए, या तो जो है रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाएं, या तो फिर जो है रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाएं, या फिर अपने जो है व्हाट वी से एक्सपेंडिचर कम करें, राइट। एक्सपेंडिचर कम कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम क्यों नहीं किया जा सकती, क्योंकि उसमें मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज है, जैसे सैलरीज देना, जो गवर्नमेंट को बेसिकली रन करने में लगी हुई है। तो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो फिर बचे क्या, कैपिटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर ही बचे। तो वही चीजें जो हैं रिड्यूस होती है, विच हैज देन अगेन ओवरऑल नेगेटिव इंप्लीकेशन फॉर इकोनॉमी, एंड इट मे डेफिनेटली लीड टू हायर टैक्सेस, बिकॉज गवर्नमेंट को अगर पैसा ज़्यादा चाहिए होगा तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ाएगी, और दिस कुड ऑल्सो लीड टू लोअर ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम हुआ तो इनइक्वालिटी होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैम्पर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी जो है, कैपिटल चीज़ें जो कैपिटल, आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल कम होगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होगी इकोनॉमी की। और टैक्स भी बढ़ा तो टैक्स भी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है बेसिकली इंक्रीज टैक्सेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों के पास है, तो उनका कंजम्पशन कम हो जाता है। कंजम्पशन कम हो जाता है तो याद रखो, जीडीपी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और जो है आपका सी जो है, अगर टैक्स बढ़ता है तो
लोगों के पास कम पैसा होगा खर्च करने को, तो कम पैसा होगा तो उनकी कंजम्पशन जो है कम हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फिस्कल डेफिसिट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इट्स टोटल रिसिट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। याद रखना, फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग को नहीं कंसिडर करते, यानी फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ इज इक्वल टू दी बोरोइंग्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। याद रखो, अब हो सकता है कि आपको पूछ लें, कोई डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स से पूछ लें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो दैट यू हैव टू सी, ओके। हो सकता है कुछ आपको ऐसी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स दे दें। अगर बोलें कि नॉन डेट क्रिएटिंग बढ़ गई, the increase in non-debt creating capital receipts will obviously what it do, reduce the gross fiscal deficit। तो यहां पे याद रखो इससे implication, increase in non-debt creating capital receipts, increase in non-debt creating capital receipts leads to what? It leads to reduction of fiscal deficit। now आप बताइए, what will basically increase in debt creating capital receipts? जैसे डेट क्रिएटिंग जैसे लोन्स, तो इसका बेसिकली फिस्कल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्लीज टेल, ठीक है। सो बेसिकली इट इंडिकेट्स टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो प्लीज़ इसका आंसर देना कमेंट्स में, और प्लीज़ बताइए कि ऐसी क्या कौन कौन सी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स हो सकती हैं जिससे जो है बेसिकली फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट होगा। तो टोटल बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट व्हाट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कितना गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ रहा है डिफरेंट सोर्सेज से। तो इसमें आपकी नेट बोरिंग एट होम, लाइक डोमेस्टिकली जो है सिक्योरिटीज वगैरह इशू करके डोमेस्टिक मार्केट से बोरिंग, आरबीआई से बोरिंग करना, और बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो आरबीआई से बेसिकली वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA के अंदर बोरो कर सकते हैं। देर इज ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली और डायरेक्टली बेसिकली आरबीआई को बोल सकती है कि आप जो है करेंसी एडिशनल प्रिंट कर दो, इनडायरेक्टली ये बोल सकती है कि मैंने बॉन्ड इशू किए, आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लो, बाय कर लो, तो इससे मुझे जो है पैसा मिल जाएगा। बट WMA के बाद जो है इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं, ठीक है। तो आफ्टर WMA दीज थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी सी ये रिलेशंस याद रखना, क्योंकि इसी के थ्रू आपको किसी ना किसी तरीके से एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल बी प्रिसाइज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर फिस्कल डेफिसिट। नाउ की वेरिएबल इन जजिंग फाइनेंस, सी एंड वन मोर थिंग, हम जो है ऑलरेडी बोल रहे थे ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या की वेरिएबल देखते हैं? इसमें सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा फिस्कल डेफिसिट, और चौथा जो है अभी एक्सटर्नल सेक्टर को लेके देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो है कुछ की वेरिएबल्स, की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिनको देखा जाता है, और जिनके मेजर बेसिकली इनके कम या ज़्यादा होने के मेजर इंप्लीकेशन है इकोनॉमी पे, ठीक है। इन्फ्लेशन के हमने पढ़ लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के पढ़ लिए, अभी इसमें फिस्कल डेफिसिट के पढ़ेंगे, और इसके बाद जो एक्सटर्नल सेक्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट के पढ़ेंगे, ओके। और सी एक और फैक्टर है प्राइमरी डेफिसिट, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंसर्ट करना चाहूँगा, ये रेवेन्यू डेफिसिट में यहाँ पे एक और फैक्टर होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट minus grants given to states used for capital expenditure। तो ये हो जाता है this minus grants given to, please you can note it down,
सो सी रेवेन्यू डेफिसिट में एक और इंडिकेटर होता है कि जहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं, बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि भाई इफेक्टिवली जो डेफिसिट है उसमें से कितना पैसा जो है, कुछ पैसा जो है रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट्स के फॉर्म में स्टेट्स को जाता है, स्टेट्स यूज इट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर इस पैसे को हटा दिया जाए आपके रेवेन्यू डेफिसिट से, जो ग्रांट्स दिए गए हैं, राइट, अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव यूज दोज ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन ग्रांट्स को यूज किया है टू क्रिएट, उसका एक पोर्शन यूज किया है टू क्रिएट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस पोर्शन को अगर हम हटा दें तो हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और इसी तरीके से हम जो है फिजिकल डेफिसिट को भी मॉडिफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो मेन हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जो पुराना जो डेट है, हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना डेट आया है, कितना बोरोइंग हुआ है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसमें एक मेजर कंपोनेंट याद रखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला या इंटरेस्ट लाइबिलिटीज जो है, अगर हम फिजिकल डेफिसिट अगर जो भी हमारा है, तो इसमें याद याद कर देखो ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में एक मेजर रीजन रेवेन्यू डेफिसिट का क्या है कि बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में भी जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। बट अगर हमें देखना है कि भाई करंटली इस करंट गवर्नमेंट ने करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर में कितना बोरिंग किया है, तो उस केस में जो है बेसिकली क्या करते हैं, उस केस में जो है हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से वो वाला पोर्शन हटा देते हैं जो पीछे के जो लोन्स लिए हुए थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में सारे लोन्स लिए, तो उससे एक डेट क्रिएट हो गया हमारा। उस डेट पे कितना इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हम हटा देते हैं। तो उसको जब हटा देते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट, अर्लियर डेट, इज इक्वल टू योर प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कि कितना जो है एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन, ये जो है इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है एक्यूमुलेटेड डेट पे, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इससे मिलता है हमें प्राइमरी डेफिसिट, जो शो करता है बेसिकली करेंटली गवर्नमेंट जो है, जो अभी जो चल रही है इस फाइनेंशियल में, कितना ज़्यादा फिजिकली डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स कम कि भाई क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं फिजिकल डेफिसिट होने से, क्या होगा, राइट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इसके होने से क्या होता है, सही ना, ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स है कि भाई फिजिकल डेफिसिट होना बुरा है, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। इट डिपेंड्स कि फिजिकल डेफिसिट होने से अच्छा होगा या बुरा होगा। इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ डेफिसिट, कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो किस टाइप का है। क्या उसमें डेफिसिट इसलिए है कि मेजर चंक रेवेन्यू डेफिसिट है उसके कारण, या फिर देर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर इट इज ड्यू टू मोर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट इज नेगेटिव, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिससेविंग, याद कर लो, जो अभी पीछे पड़ा था, डिससेविंग कर रही है गवर्नमेंट, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं निकाल पा रही, उसके लिए उधार ले रही है गवर्नमेंट, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उधार ले रही है, देन दैट इज अ बैड थिंग। जबकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो गवर्नमेंट जो है, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। ठीक है, यानी फ्यूचर में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेगी जो है, और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होंगे, तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली ये जो डेफिसिट है वो हम सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गेट दिस, व्हाई दिस इज पॉजिटिव, बिकॉज capital expenditure will increase the future productivity which will increase the incomes, और इनकम्स इंक्रीज होने से जो है आपका टैक्स इंक्रीज होगा, और टैक्स इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट जो है अपने डेफिसिट को जो है, उसके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस वगैरह, डेट के इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस और डेफिसिट को जो है फाइनेंस कर पाएगी। ठीक है, तो आइडियली तो ये कहा जाता है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, राइट, बट यस इट शुड बी केप्ट एट मिनिमम। और अगला इम्प्लीकेशन है कि भाई सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, किस टाइप की फाइनेंसिंग सोर्स आप लेते हो। अगर आप जो है इसको जो है मार्केट बोरोइंग से लेते हो तो ठीक है, बट अगर आप जो है इसको आरबीआई को बोलते हो कि न्यू करेंसी प्रिंट कर दो, तो देन दैट इज बैड, क्योंकि न्यू करेंसी अगर आप प्रिंट करोगे उससे क्या होगा, एक्सेस मनी सप्लाई, या फिर बॉन्ड्स इशू करके आरबीआई को खरीदने के लिए बोल देते हो, आरबीआई से पैसा ले लेते हो, आइदर वे इट विल बेसिकली इंक्रीज मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। तो उस केस में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और
आप मनी सप्लाई से कर रहे हो, दिस इज द वर्स्ट केस, क्योंकि आप ना फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो, प्लस आप मनी भी ले रहे हो, तो गुड्स भी उतने ही वैल्यू के प्रोड्यूस होंगे, प्लस मनी सप्लाई बढ़ रहा है, सो इट विल लीड टू व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन, ठीक है, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन एंड लेवल ऑफ डेफिसिट। सी, फिस्कल डेफिसिट होना आज की डेट में सारी गवर्नमेंट्स के लिए नॉर्मल है, और इट इज इनफैक्ट समटाइम्स कंसिडर्ड डिजायरेबल कि गवर्नमेंट का जो नेचर है थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट रख सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली, इफ दिस इज सस्टेनेबल, अगर ये सस्टेनेबल है, तो इस केस में if fiscal deficit is sustainable, then in this case it is okay, it won't have any negative implication. In fact, अगर वो सस्टेनेबल है और अगर उससे उसको यूज करके इफ इट इज यूज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिकवरी और प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, राइट, एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट, ये मैं अभी बताऊंगा। तो इन चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, गुड, फेयर इनफ, अगर सस्टेनेबल है। बट अगर अनसस्टेनेबल है तो ऑब्वियसली इट कुड लीड टू लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी की जो है उस पर इफेक्ट हो सकता है। नाउ एक और चीज है, सी, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में अगर मार्केट से बोरोइंग की जाती है तो उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है कि मार्केट में जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, राइट, बोरो करने के लिए, और अगर गवर्नमेंट उससे बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम फंड्स बचते हैं बोरो करने को, और इसलिए प्राइवेट सेक्टर को हायर इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना पड़ता है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होता है। बट इट कुड ऑल्सो लीड टू क्राउडिंग इन अ लॉन्गर टर्म, इन द सेंस कि अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट इनकर किया बट वो डेफिसिट का पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यूज किया, जिसके थ्रू फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, तो उस केस में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मान लो रोड बनाने के लिए, तो रोड बनाई है तो कहीं किसी गांव को अगर कनेक्ट कर दिया शहर से, तो उस गांव में इन्वेस्टमेंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे फ्लो करेगा, सो इट वुड लीड टू क्राउडिंग इन, ठीक है, क्राउडिंग इन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, or better by increasing the investor confidence, increasing the productivity, increasing the opportunities for private sector. Now next term we see fiscal consolidation. It simply means कि जो fiscal deficit है उसको reduce करें और sustainable levels तक लाएं, fiscal deficit को reduce करके sustainable levels तक लाया जाए, that is what is meaning of fiscal consolidation. So it mainly means reducing government deficits and debt accumulation, ठीक है, और किस तरीके से आप कर सकते हैं डेफिसिट्स और डेट को रिड्यूस? टैक्स बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो, और आपने देखा ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला नहीं कम किया जा सकता, तो कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली विच इज प्रोडक्टिव, क्योंकि जिससे फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ता है, और वेलफेयर विच इज ऑल्सो डिजायरेबल, क्योंकि इससे जो है बेसिकली इक्वालिटी आती है सोसाइटी में। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच दे, या फिर लीगल कंस्ट्रेंट अप्लाई करो, जैसे FRBM Act, which legally puts some limits on fiscal deficit and revenue deficit. Now इस केस में अगर की फीचर्स देखो FRBM Act के, तो देयर आर टारगेट्स फॉर रिडक्शन ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करने का टारगेट है। नाउ अगेन व्हाट एग्जैक्टली दीज टारगेट्स आर हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे मेनली किस चीज़ों के टारगेट्स हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को इलिमिनेट, याद रखो रेवेन्यू डेफिसिट इलिमिनेट मतलब जीरो होना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, ओके। देन लिमिट जनरल गवर्नमेंट डेट, तो जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है, टोटल स्टॉक ऑफ डेट है, उसको भी जनरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, ठीक है। तो दोनों चीजों को जो है विद इन सस्टेनेबल लिमिट्स डेट को रखना है। सस्टेनेबल मतलब डेट, जो टोटल डेट है गवर्नमेंट का, वो इस लेवल में रहे कि गवर्नमेंट उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आराम से सर्विस कर सके। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो मोनेटाइजेशन जो है नहीं होगा, मोनेटाइजेशन जो है नहीं हो सकता, क्योंकि FRBM एक्ट मना करता है। इट बैन्स परचेज ऑफ प्राइमरी इश्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, राइट, प्रिवेंटिंग मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है। तो FRBM एक्ट नॉट ओनली इन चीज़ों के टारगेट्स रखता है डेफिसिट रिडक्शन के और डेट रिडक्शन के या डेट कंट्रोल के, बट साथ में बेसिकली इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है। एंड यस, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाता है, ठीक है, कैसे? दैट ये 4 स्टेटमेंट्स देने होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू गिव दीज 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है।
और इस पे एक कमिटी भी बनी थी, एनके सिंह कमिटी। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ये बेसिकली बहुत पुरानी कमिटी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी पॉइंट्स, राइट। अगर कुछ समझ ना आए तो बताना आप, ओके। बिकॉज अगेन एज ऑफ नाउ इट्स लेस रेलिवेंट, बट स्टिल इट इज समवट पार्ट ऑफ इट, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है, ठीक है। बट जस्ट गो थ्रू दी की पॉइंट्स। नाउ इम्पॉर्टेंट वन इज द असेसमेंट। अगर आप देखो तो इनिशियली डेडलाइन थी कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो है 3% के नीचे लाया जाएगा 2007-8, बट इसको बार बार किया है। इनफैक्ट कोविड के टाइम्स में अभी डेफिसिट हमारा बढ़ के 6% के अराउंड हो गया था, ठीक है। तो कोविड के टाइम्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोविड के टाइम से फिजिकल डेफिसिट हमारा काफ़ी बढ़ गया, रेवेन्यू डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया और प्राइमरी डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स इंक्रीज इन द टाइम्स ऑफ कोविड। And also this budget, the target was relaxed to 3.5%, ठीक है। तो जो पिछला वाला बजट था, करंट बजट जब अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दिस इज द अर्लियर बजट, ओके। एंड यस, गवर्नमेंट का एम क्या है? टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी। ये गवर्नमेंट का एम है, ये याद रखना कि फिजिकल डेफिसिट अभी जो एम है कि 4.5% ऑफ जीडीपी से कम करना है बाय 2025-26, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। Now, next we basically read about types of fiscal policy, ठीक है। What are different types of fiscal policy? तो इसमें देखो basically there are, first is expansionary. It means where there is basically increase in government expenditure or decrease in taxes, right? So this is known as expansionary, right? And generally it would lead to fiscal deficit. So generally it would lead to fiscal deficit. But here's the thing, अगर यूपीएससी आपको ये स्टेटमेंट दे that expansionary fiscal policy always leads to fiscal deficit, then that is an incorrect statement कि expansionary fiscal policy होगी तो हमेशा fiscal deficit होगा, नहीं, ये incorrect है। Large deficit does not always signify expansionary fiscal policy. Why? ये मान लो फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में जो है गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर में जो है या टैक्सेस में कोई चेंज नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज से इकोनॉमी में जो है रिसेशन आ गया तो लोगों की इनकम्स कम हुई, तो टैक्स कम हो गया, ठीक है। सो आप देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सेम था बट बिकॉज ऑफ रिसेशन, नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी बट बिकॉज ऑफ रिसेशन टैक्स कम हुआ। तो उससे क्या हुआ बेसिकली, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज्ड। तो दैट्स वाई रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, दैट कि अगर आपको यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे कि दैट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ऑलवेज लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट, इंक्रीज्ड फिजिकल डेफिसिट, राइट, जो है, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कई बार बिकॉज ऑफ रिसेशन इन इकोनॉमी टैक्स रेवेन्यू के इनकम्स कम होती है, इनकम से टैक्स कम होते हैं, टैक्स कलेक्शन कम होता है, तो उससे जो है विद सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। Next is contractionary, just do the opposite of this. Then there is neutral, and then there is cyclical and counter cyclical fiscal policy, ठीक है। तो cyclical and counter cyclical fiscal policy का मतलब सिंपल ये होता है that basically एक बिजनेस साइकिल होती है और साइक्लिकल में गवर्नमेंट जो है अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू उसको रीइंफोर्स करती है। यानी बिजनेस साइकिल ये होती है कि भाई एक ग्रोथ का पीरियड होता है, फिर डिक्लाइन का पीरियड होता है। तो ग्रोथ के पीरियड में गवर्नमेंट भी अपनी एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्सेस कम करती है टू फर्दर बूस्ट द ग्रोथ, दैट इज साइक्लिकल। कि ग्रोथ के पीरियड में टू फर्दर बूस्ट द ग्रोथ गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसेस इट्स टैक्सेस, ठीक है, दैट इज साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल इसी का उल्टा, कि ग्रोथ के पीरियड में गवर्नमेंट उल्टा अडॉप्ट करेगी कि अपने टैक्सेस बढ़ा देगी, इसको मॉडरेट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देगी, राइट, और एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी। और जब डाउनटर्न का पीरियड होगा तो उस केस में साइक्लिकल में गवर्नमेंट भी क्या करेगी, साइक्लिकल में अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, जबकि काउंटर साइक्लिकल में उल्टा करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस इज हैपेंस एंड मोस्टली आज की डेट में काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलाईजेशन फंक्शन,
ठीक है। तो देन ओवरऑल इफ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लेना, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू जी डी पी। तो इट इज इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और जी डी पी। तो सी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करेगा तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कैन इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए वेरियस इंसेंटिव दे सकता है, जैसे पीएलआई स्कीम लाए हैं, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ आइटम्स के इंसेंटिवाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये बढ़ा देगा तो एडी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। टैक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट्स को जो है करने के लिए गवर्नमेंट कैन अगेन बेसिकली टेक वेरियस मेजर्स एंड इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स, राइट, सो दैट विल हेल्प, ओके। एंड यस प्रोपोर्शनल, एक और चीज़ है, गवर्नमेंट अगर प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, सो ये आगे पढ़ोगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। प्रोपोर्शनल मतलब बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू इनकम, ज़्यादा इनकम में ज़्यादा टैक्स, कम इनकम में कम इनकम टैक्स, ठीक है। तो विच एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर, क्यों, क्योंकि अगर मान लो बहुत बूम पीरियड चल रहा है तो इनकम ज़्यादा हुई तो टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हमारा क्या हो गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। बट बस्ट पीरियड चल रहा है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो टैक्स कलेक्शन भी कम हो गया, तो इट स्टेबलाइजेस, ठीक है। So again, a question for you: which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? ठीक है, इसका तो आंसर दे दो, इसके साथ प्लस एडिशनल क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। Which among the following steps is most likely to be taken at the time of basically economic boom, ठीक है। और आप इसमें 1 2 3 करके मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हो, ठीक है, यू कैन, राइट। जस्ट समझिए इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में कौन सा स्टेप लिया जाएगा, रिसेशन को सॉल्व करना है। रिसेशन मतलब एग्रीगेट जीडीपी नीचे जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तो क्या, कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। याद करो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प नहीं करती, इसलिए ये गलत, ठीक है। और कट इन टैक्स रेट भले ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, बट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्शनरी का है, ठीक है, गलत। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स जी को बढ़ाता है, जो है आपके एडी को बढ़ाएगा, एडी को बढ़ाएगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी जीडीपी को बढ़ाएगा, और जीडीपी को बढ़ाएगा तो वो सॉल्व कर देगा आपका रिसेशन। तो आंसर वैसे हो जाता है बी। इंक्रीज इन टैक्स रेट, सो इंक्रीज इन टैक्स रेट इज एक्सपांशनरी, राइट, सो इसलिए ये भी नहीं होगा। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट इज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं, क्योंकि ये भी क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी, जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। नाउ लास्ट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ डेफिसिट्स, जो डेफिसिट्स ने जो पूरा स्टॉक क्रिएट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पब्लिक डेट। तो इसमें जो है क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, विच इज अगेन इसको हम बोलते हैं पब्लिक डेट। जो भी डेट अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो पब्लिक डेट हो गया। बाकी लाइबिलिटीज इन दी पब्लिक अकाउंट कॉल्ड अदर लाइबिलिटी। सो पब्लिक अकाउंट, आई होप ये पॉलिटी वाले एक्सपेक्ट में नहीं जा रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड। 3 अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम योर पॉलिटी क्लासेस। और फिर पब्लिक डेट को फर्दर हम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया के केस में मोस्ट ऑफ द पब्लिक डेट इज इंटरनल, ठीक है, ज्यादातर पब्लिक डेट इंडिया के केस में इंटरनल है, ठीक है। एंड अदर लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। कुछ की पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट डेट को लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट को लेके, व्हाट आर दीज। तो अगर इंडिया में पब्लिक डेट देखें so it's mainly majority of it is at fixed interest rate. तो फर्स्ट फैक्टर दैट ज़्यादातर पब्लिक डेट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी से जो है हमारे पब्लिक डेट की जो ऑब्लिगेशन है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इट्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू इंटरेस्ट पेमेंट। सो हमें स्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट ही देना है।
दूसरा, एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत कम है, राइट, मेजोरिटी ऑफ डेट हमारा डोमेस्टिक करेंसी में, तो इससे हमारा जो है करेंसी रिस्क, क्योंकि करेंसी रिस्क आगे आप एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ोगे, इस की बेसिकली हो सकता है कि करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा लिया होता गवर्नमेंट ने बाहर से डेट, तो वो डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता गवर्नमेंट को रिपे करना, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट भी दे रखा है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट। सो 94.7% जो है डोमेस्टिक करेंसी में था, और 5.3% जो है आपका एक्सटर्नल जो है डेट था, ठीक है। देन यस, गवर्नमेंट का ये भी कोशिश रहता है कि जो डेट का मैच्योरिटी प्रोफाइल, मतलब कितने टाइम बाद गवर्नमेंट को टोटल रिपे करना पड़ेगा, मैच्योरिटी प्रोफाइल इज टू बी इलोंगेटेड, राइट, मतलब शॉर्ट टर्म डेट नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, मैक्सिमम डेट जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एंड दैट इज द केस। मोस्ट ऑफ द डेट जो गवर्नमेंट का है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एवरेज अगर देखें, वेटेड एवरेज, तो 11.31 ईयर्स है गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग डेटेड सिक्योरिटीज का। एंड यस, जो इन्वेस्टर बेस है अगर देखा जाए, तो वी सी ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन ओवर इट। तो मेनली जो मेन इन्वेस्टर कौन कौन है, कमर्शियल बैंक, राइट, इंश्योरेंस फंड, तो हु आर द मेन इन्वेस्टर्स, हु आर द मेन इन्वेस्टर्स हियर, तो यहाँ पे मेन है कमर्शियल बैंक, राइट, इंश्योरर्स एंड योर प्रोविडेंट फंड, दीज आर दी मेन इन्वेस्टर इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, या जो गवर्नमेंट को लेंड करती है। ऑल दी थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम हियर, दीज टेबल्स, आप ये टेबल्स देख सकते हो, ठीक है। तो मार्केटेबल डेट जो बेसिकली मार्केट से डेट लिया है, दिस हैज इंक्रीज्ड, राइट, और जो है नेट डेट भी जो है इंक्रीज हो गया है, टोटल लायबिलिटीज़, राइट, एंड उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी इतनी है, और उसमें से भी एक्सटर्नल डेट आप देख सकते हो कितना कम है, इट्स ओनली 3.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो काफ़ी कम है हमारा एक्सटर्नल डेट, ठीक है, और एज द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इट्स ओनली 5.3%, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि क्या इंडिकेटर्स हैं, अगर इशुएंस ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज देखो, तो उनका यील्ड तो छोड़ दो, बट मैच्योरिटी वाला पॉइंट देखोगे तो आप देख सकते हो कि मैच्योरिटी इज़ वेरी हाई, राइट, 14 ईयर्स के अराउंड जो है एवरेज वेटेज, और आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगेन जो बची आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसका भी मैच्योरिटी वो काफ़ी हाई है, ठीक है। एंड यस, ओनरशिप में देखें तो मेनली कमर्शियल बैंक करते हैं, बट कुछ रिडक्शन हुआ है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, और उसके अलावा प्रोविडेंट फंड के पास है, ये हैं जो मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट को लेंड करें। एंड लास्टली, सेंटर एंड स्टेट का शॉर्ट टर्म डेट देखो, तो सेंटर का 6.1% ऑफ जीडीपी है, स्टेट का 1.7% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो दिस सम्स अप आवर फिस्कल पॉलिसी चैप्टर। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम टैक्सेशन का चैप्टर करेंगे, ओके। तो सी यू अगेन इन दी नेक्स्ट लेक्चर।